हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में फर्स्ट वीडियो सेशन पे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाना कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ्स क्या हैं, किन बुक्स को हम फॉलो कर रहे होंगे। तो ये वीडियो नंबर 2 है, यानी सेकंड वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड या अपकमिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेगी, जिसे आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे चैनल पर पहुंच सकेंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाएं जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैंने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा होता हूँ, वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रॉयजन की बुक को हम एज अ टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा द फाउंडेशन लॉजिक एंड प्रूफ। तो और फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो फर्स्ट टॉपिक यानी 1.1 से हम सेकेंड वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अंडरस्टैंड। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लॉजिक। ठीक है, वैसे आमतौर पे इस लॉजिक वर्ड के हम बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि किसी भी काम के करने पर हम कहते हैं कि इसकी क्या लॉजिक हुई या ये क्या लॉजिक है। ठीक है, एक्चुअली दैट इज अ फैक्ट ऑफ द लॉजिक यूजेज इन अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एज वेल। ओके, सो व्हाट इज अ लॉजिक? लॉजिक इज अ स्टडी ऑफ रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग की स्टडी है। ठीक है, बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है। किसी रीजनिंग को जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो तो उसकी लॉजिक को वहाँ पर हम स्टडी करने को ही लॉजिक कह रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के बाद आप किसी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली ये पैराग्राफ में किसके हवाले से बात हो रही है और किस मकसद के हवाले से बात हो रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी लॉजिक क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो जब आप पैराग्राफ को समझ जाएंगे तो उसका मतलब आप उसकी लॉजिक समझ। पैराग्राफ में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, ठीक है, किस हवाले से बात हो रही है। और अगर इसी तरह से मल्टीपल पैराग्राफ में से मल्टीपल लाइन को मिलाकर एक पैराग्राफ बना दिया जाए तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आगे इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि इट इज़ अ बेसिक ऑन विच ऑल द सेंटेंसेस आर बिल्ड, यानी ये वही उन्हीं के बेसिस हैं जिसके बेस पर सेंटेंसेस बिल्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग, यानी लॉजिक इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ द करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग, यानी सही या गलत रीजनिंग की स्टडी को भी हम क्या कह रहे होते हैं? लॉजिक कह रहे होते हैं। इन्हीं लॉजिक को फिर एक वर्ड्स के फॉर्म पर इस्तेमाल किया जाने लगा जिसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये दोनों मिलकर भी एक वर्ड बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि लॉजिक क्या है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है जो अभी हम देखेंगे भी। इसके बाद सेकंड है प्रोपोजिशन। एक्चुअली प्रोपोजिशन कहा जाता है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। ठीक है, और इस सेंटेंस जो कि एक सेंटेंस फैक्ट रखता हो और जब मैं उसके आंसर की तरफ जाऊं तो या तो वो ट्रू हो रहा हो या फिर फॉल्स हो रहा हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यही चीज डेफिनेशन पे बताई जा रही है। अ प्रोपोजिशन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि एक सिंपल सेंटेंस जो हम लिख रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एम इन होम, इन होम। तो अगर मैं होम पे मौजूद हूं यानी घर पर हूं तो इसका मतलब ये हो कि इस सेंटेंस का जवाब ट्रू हुआ, और अगर मैं नहीं हूं तो इसका जवाब क्या हुआ? फॉल्स। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो मैं कह सकता हूं एम आई इन होम, इन होम। ठीक है, यानी मैं अपने आप से ही सवाल कर रहा हूं कि क्या मैं घर पे हूं, तो इसका भी जवाब यही हो सकता है या तो मैं हूं या फिर नहीं हूं। तो डिक्लेरेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया। इंपैरेटिव का मतलब है जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर का जवाब कभी भी यस यस या नो में नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं हुई। राइट, ओके, ये तो एक रिटन वाइज पे स्टेटमेंट की एग्जांपल हो गई। हम 8 डिफरेंट यहाँ पर एग्जांपल है। जैसे सबसे पहले ही हमें इंपरेटिव सेंटेंस मिल रहा है व्हाट टाइम इज इट, तो आप यहाँ पर टाइम बताएंगे, ट्रू या फॉल्स नहीं बताएंगे। रीड दिस केयरफुली, हम इसे ऑर्डर दे रहे हैं तो इसमें यस या नो नहीं होगा। ठीक है, 3 और 4 को देखते हैं। आई एम क्लास, तो आई एम क्लास का मतलब है या तो मैं होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, इसी तरह कैट इज बिगर देन रैट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के हवाले से बात हो रही है, तो या तो ये सेंटेंस सही है या फिर ये गलत होगा। राइट, अच्छा 3 पर वापस आते हैं। तो 3 पे को देखें अगर आप, और इसी तरह 7 को देखें तो 3 और 7 के अंदर 7 पे 2 नंबर्स को ऐड करके दिखाया जा रहा है कि 5 के बराबर है या नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश से स्टेटमेंट नहीं है लेकिन रीजनिंग पर जरूर बेस कर रहा है।
रीजनिंग का मतलब ये है कि देखने के बाद आप बता रहे होंगे कि ये कैसा मुमकिन है कि 1 और 2 को जमा किया जाए तो 5 के बराबर हो जाए। यही चीज अभी लॉजिक की डेफिनेशन पे हमने देखी। तो इस बेस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और ये हमें कब पता चलेगा, जब इसे ऐड करेंगे। सेम ये चीज भी हमारे पास प्रोपोजिशन होगी, लेकिन ये दोनों प्रोपोजिशन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मुझे एक्स और यहां पर x और y दोनों की वैल्यूज ना पता चल जाए। लेकिन जैसे मुझे ये वैल्यूज पता चलेगी तो मैं डिफाइन कर लूंगा कि ये प्रोपोजिशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया या ये नहीं समझ रहे कि x प्लस वाई को हम किस तरह की प्रोपोजिशन कह रहे हैं। अभी हम सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में समझ रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट की वैल्यूज यस या नो, या किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन की जो वैल्यूज है वो यस या नो में या ट्रू या फॉल्स में बताई जा रही होती है, तो हम उसे प्रोपोजिशनल कहते हैं। नाउ द थर्ड टर्म इज अ प्रोपोजिशनल लॉजिक। So the propositional logic, the area of logic that deal with proposition, यानी लॉजिक का वो एरिया जिसमें हम प्रोपोजिशनल से डील कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें, एक पूरा पैराग्राफ है और उस पूरे मार्कर नाउ अगर मैं ये कहता हूं कि 5 की एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि ये एक प्रोपोजिशन है, तो जब मैं इसे प्रोपोजिशन कह लूंगा तो मुझे इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। वो वेरिएबल p हो सकता है, Q हो सकता है, R, S, T एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये कह रहा था कि आई एम इन होम, तो इसे जब मैं प्रोपोजिशनल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं सिंपल लिखूंगा यहां पर दैट इज इक्वल टू P। ठीक है, इसी तरह से मैं इसे Q से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई भी एक वेरिएबल स्मॉल लेटर में आप बना सकते हैं, दैट इज द एज लाइक बिहेव अ वेरिएबल। ओके, नाउ द अनदर थिंग इज three basic terms that is normally used to understand either the given statement or declarative statement is a proposition or not। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है किसी भी इक्वेशन या स्टेटमेंट में कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो इंग्लिश लेटर्स पे या इंग्लिश अल्फाबेट्स पे लिखा हुआ है या नहीं। तो एलिफेंट आर बिगर देन माइस, ये एक स्टेटमेंट है, यस लिख दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन को चेक करने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू या तो ट्रू में आ रही हो या फिर फॉल्स में आ रही हो। तो बिल्कुल ऐसा है, इसका यस या ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ये भी सही है। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि हम इसकी हकीकत देखेंगे कि वाकयातन एलिफेंट माइस से बड़ा होता है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा है, या तो ये बड़ा होगा या फिर नहीं होगा। यानी इसको रिवर्स करके लिख दिया माइस आर द बिगर देन एलिफेंट, तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ट्रूथ वैल्यूज का मतलब ये है कि जब उसकी जगह कोई वैल्यूज लिखी जाए या कंपेयर किया जाए, उस बेस पर वो वैल्यूज आपको मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज डिफाइन हो गई। यानी इन तीनों चीजों को आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट आपकी प्रोपोजिशन है या नहीं। इसी तरह से जब किसी चीज को आप एक्सप्रेशन में चेक कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ y इज ग्रेटर देन 5, तो ये स्टेटमेंट है। जी हाँ, स्टेटमेंट इस लिहाज से कह रहा हूं कि जब यहाँ पर y की कोई वैल्यूज आ जाएगी तो मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट वाइज, लेकिन प्रोपोजिशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमें y की वैल्यू का ना पता चला जाए। यानी y इक्वल टू 5 हो गया फॉर एग्जांपल, तो अब ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट या इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि यही। अब ट्रूथ वैल्यूज इसकी डिपेंड करती है y पे, यानी जब तक y यहाँ पर नहीं आएगा तो उस वक्त तक मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है तो 10 इज ग्रेटर देन 5, 5 है तो ये फॉल्स हो गया। तो फिर उस बिहाफ पर मैं बताऊंगा कि फॉल्स है या फिर ये ट्रू है। So that is a very basic understanding about our logic, proposition and propositional logic, and based on this we can continue further examples and further concept of the chapter 1 as well. तो फिर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली proposition and लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या चीज़ है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम कंपाउंड प्रोपोजिशनल यानी डिफरेंट प्रोपोजिशनल को ज्वाइन करने के लिए जो लॉजिकल कनेक्टिव इस्तेमाल होते हैं उस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर। उस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर। मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।